सो गाइस जीएसटीआर 3B फाइलिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया मैंने आपको वीडियो शेयर की थी कि सेव रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस के एरर को कैसे रिजोल्व करना है। तो वो ट्रिक मेरे काम आई थी, मेरी रिटर्न प्रोसेस हो गई, मैंने फाइल भी कर दी। रही बात ई कैश लेजर में बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा, मैंने जैसे ही टिकट रेस की मुझे 10 मिनट के अंदर ई कैश लेजर अपडेट हुआ, मिल गया था और रिटर्न फाइल कर दी थी। वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी। आज हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर आए हैं 3, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं बात करने वाला हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। देखो, आपको पता है कि कोई टैक्स इनवॉइस अगर वो पर्टेन करता है फाइनेंशियल ईयर 20-21 से, मतलब उसकी डेट अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 के बीच में कोई भी डेट है, तो इसका क्रेडिट कब तक क्लेम करोगे? नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर 21 की रिटर्न तक। मतलब सितंबर 21 की जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करोगे तब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो इस साल का। ठीक है, अब हम डेबिट नोट को समझते हैं। डेबिट नोट, सपोज करो ओरिजिनल इनवॉइस था फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, आपने डेबिट नोट इशू किया सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। ठीक है ना, इजी है ना समझना। ओरिजिनल इनवॉइस था फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, सपोज करो सितंबर 19। डेबिट नोट आया आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, इशू कब किया? मतलब फाइनेंशियल सपोज करो सितंबर 20 में। तो इसका आईटीसी अब कब क्लेम करना है? ऐसा डाउट्स क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्योंकि डेबिट नोट पे जो अमेंडमेंट की थी वो की थी 1 जनवरी 2021 से। तो सपोज करो डेबिट नोट इशू किया है 1 जनवरी 2021 के बाद, या डेबिट नोट इशू किया है सपोज करो सितंबर 20 में। ठीक है, एक सपोज करो कि जनवरी 21 के बाद इशू किया है और एक सपोज करो सितंबर 20 में किया है, तो आईटीसी कब तक मिलेगा? मतलब सपोज करो आप परचेजर हो, आपके सप्लायर आपके क्लाइंट्स को 2 तरह के डेबिट नोट दे रहे हैं, तो आपको आईटीसी कैसे क्लेम करना है? क्या अमेंडेड प्रोविजन लगेंगी अगर उसकी डेट 1 जनवरी 21 से पहले की है? तो इसे डिटेल्ड में समझेंगे आराम से, प्यार से। तो डाउट्स आपको समझ में आ गया कि डेबिट नोट के लिए डेट क्या चेक करनी है। मतलब डाउट्स क्या आ रहे थे कि ओरिजिनल इनवॉइस की डेट को चेक करना है या डेबिट नोट की डेट को चेक करना है, 1 जनवरी पहले को चेक करना है, 1 जनवरी बाद को चेक करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या आया कि कौन सी डेट को चेक करना है फॉर डिटर्मिनिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, डेबिट नोट की डेट को या ओरिजिनल इनवॉइस की डेट को। दूसरा क्वेश्चन आया कि आईटीसी कैसे मिलेगा? वेदर एनी अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021, जब ये रूल को नोटिफाई किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट इशूड इधर प्रायर टू और आफ्टर 1 जनवरी 21। क्योंकि रूल कब चेंज हुआ? 1 जनवरी 21 के बाद। तो क्या ये जो अमेंडेड प्रोविजन है डेबिट नोट से रिलेटेड, क्या उन डेबिट नोट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो 1 जनवरी 21 से पहले इशू हुए हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। या सिर्फ ये एप्लीकेबल होगा जो डेबिट नोट आप इशू कर रहे हो 1 जनवरी 21 के बाद? ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं इसे। तो पहले बोला कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को हमने अमेंड किया। और अमेंडेड प्रोविजन क्या बात करता है, एग्जांपल से बता देते हैं पहले आपको कि सपोज करो अगर कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ओरिजिनल इनवॉइस, डेबिट नोट सपोज करो आपने रेस किया है जैन 21 में। जैन 21 में मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। ठीक है, ध्यान से समझो। ओरिजिनल इनवॉइस की डेट थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, डेबिट नोट रेस किया जैन 21 में, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 20-21। तो डेबिट नोट पर आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन सा साल चेक करें? 19-20, बिकॉज अगर 19-20 को चेक करेंगे तो सितंबर 20 की रिटर्न तक हम क्लेम कर सकते हैं। बट अगर जैन 21 की डेट को देखते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 देखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर की सितंबर 21 की 3B तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है? क्या लिखा हुआ था कि जो अमेंडेड प्रोविजन है वो कैसे बोलता है कि आपको जैन 21 से चेक करना है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनको आईटीसी नहीं मिलेगा इनवॉइस के ऊपर या डेबिट नोट के ऊपर अगर वो
क्रेडिट क्लेम करना चाहेंगे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नहीं समझ में आया? यह बात कर रहा है कि अगर आपको किसी साल का लास्ट मंथ तक इनवॉइस का क्रेडिट लेना है या डेबिट नोट का लेना है, तो वो आप साल के खत्म होने के बाद जो सितंबर 21 आता है उसकी रिटर्न, या जो एनुअल रिटर्न है इस साल की एनुअल रिटर्न ऑफ 2021 विच एवर इज अर्लियर, 2021 के बाद सितंबर 21 या एनुअल रिटर्न 2021 की, इन दोनों में से जो काम पहले करोगे उस रिटर्न तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो इस पीरियड का। तो कहने की बात क्या हुई, इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमने इनवॉइस रिलेटिंग टू सच इसको ओमिट कर दिया है, दैट मींस कि आपको डेबिट नोट पर जो आईटीसी क्लेम करना है उसके लिए आपको ओरिजिनल इनवॉइस नहीं चेक करना कि वो कब से परटेन करता है। अगर ओरिजिनल इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 1920 का है तो दैट इज इररेलेवेंट, हमें चेक करना है कि डेबिट नोट का कौन सी डेट है। अगर वो डेबिट नोट जैन 21 की डेट का है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ 2021, तो हमें सितंबर 21 की 3B या फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये तो एक पहला डाउट था कि किससे लिंक करना है। तो समझ में आया आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करने के लिए डेबिट नोट की डेट चेक करनी है, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस की डेट। दूसरा क्वेश्चन कि जो डेबिट नोट 1 जैन 21 से पहले इशू हुए हैं तो क्या उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा? तो इसको समझते हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जैन 2021 इन केस ऑफ डेबिट नोट्स द डेट ऑफ issuance of debit note and not the date of underlying invoice shall determine for the relevant financial year for the purpose of section this। ठीक है, the availment of ITC on debit note in respect of amended provision shall be applicable from 1 जनवरी 2021। देखो अगर सिर्फ आप इतना पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 1 जैन, नो डाउट अमेंडमेंट कब आई है, 1 जैन 2021 के बाद। तो जो भी आईटीसी आपको डेबिट नोट पर क्लेम करना है वो 1 जैन 2021 के बाद क्लेम करना है एज पर अमेंडेड प्रोविजन जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सपोज करो कोई अगर डेबिट नोट की डेट पहले है, अगर कोई डेबिट नोट की डेट 1 जैन 2021 से पहले है तो आप ऑलरेडी अगर आईटीसी क्लेम कर चुके हो तो उसका मतलब है वो आपने एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के ऊपर एप्लीकेबल किया। अगर आपने आईटीसी अभी तक क्लेम नहीं किया, फॉर एग्जांपल कोई डेबिट नोट की डेट है अक्टूबर 20, तो उसके लिए अभी आपने आईटीसी तो ऑब्वियस ही बात है क्लेम नहीं किया होगा अगर उसका इनवॉइस है 1920 का। ठीक है ना, अगर कोई इनवॉइस 1920 का है, ठीक है, उसका डेबिट नोट है अगर अक्टूबर 20 में इशू हुआ है तो आपने आईटीसी तो क्लेम नहीं किया होगा। तो अभी अगर वो अक्टूबर 20 में डेबिट नोट इशू हुआ है तो 1 जैन 21 के बाद आप उस डेबिट नोट का भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 2021, क्रेडिट क्लेम कर सकते हो सितंबर 21 तक। ये पढ़ लेते हैं मैंने अभी क्या बोला। अकॉर्डिंगली फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 21 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट्स इशूड इधर प्रायर टू और आफ्टर 1 जैन 21 अवेलमेंट ऑफ आईटीसी विल बी गवर्न्ड बाय द अमेंडेड प्रोविजन। ध्यान से देखो, चाहे डेबिट नोट इशू हुआ है 1 जनवरी 21 से पहले या 1 जनवरी 21 के बाद, बट अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है 1 जनवरी 21 के बाद तो आपको अमेंडेड प्रोविजन फॉलो करना है। वेयर एस, ध्यान से पढ़ो, वेयर एस एनी आईटीसी अवेल्ड प्रायर टू 1 जनवरी 21, अगर आपने कोई ऑलरेडी आईटीसी क्लेम कर लिया होगा 1 जनवरी 21 से पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट्स, तो उस केस में आप गवर्न किए जाओगे अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस बिफोर, जो कि बिफोर अमेंडमेंट से पहले था। और अमेंडमेंट से पहले क्या था, आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए ओरिजिनल इनवॉइस की डेट देखनी पड़ती थी कि मतलब अगर आपका ओरिजिनल इनवॉइस 1920 है, डेबिट नोट की डेट को आपको चेक ही नहीं करना है, आप सिर्फ क्लेम कर सकते हो सितंबर 20 तक, सितंबर 20 की 3B तक, आपको डेबिट नोट देखना ही नहीं है कब इशू किया। ये था एग्जिस्टिंग प्रोविजन। इसीलिए अगर कोई इनवॉइस मतलब डेबिट नोट अक्टूबर 20 में इशू किया होगा और आपने ऑब्वियस सी बात है आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, तो अब आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो एज पर अमेंडेड प्रोविजन 1 जनवरी 21 के बाद। ऐसा हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक डेबिट नोट था, इशू हुआ ऑन नवंबर 2020, जिसका इनवॉइस परटेन करता था
जुलाई 19 का ओरिजिनल इनवॉइस, मतलब फाइनेंशियल ईयर हुआ 1920। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन की बात करें तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो सितंबर 20 तक, बट ये डेबिट नोट का भी इशू हुआ नवंबर 20 में, तो आईटीसी तो क्लेम नहीं किया होगा। तो एज पर अमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए इस डेबिट नोट पर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 21 विल बी फाइनेंशियल ईयर 2021, बिकॉज ये नवंबर 20 में इशू हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ 2021। अकॉर्डिंगली आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2021। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर 21 तक या इस साल की एनुअल रिटर्न तक, विच एवर इज अर्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स पे डाउट पूछ लेना। और रही बात आपको फिजिकल कॉपी टैक्स इनवॉइस की कैरी करनी है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ई वे बिल बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। यह बात पूछी जा रही है कि क्या आपको फिजिकल कॉपी इनवॉइस की कैरी करनी है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स इन केस जब सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो क्या क्लैरिफाई किया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइसेस इन केसेस वेयर इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब रूल 4, कि मतलब वो ई इनवॉइस उनके ऊपर एप्लीकेबल है, उनके ऊपर क्विक रिस्पॉन्स मतलब क्यूआर कोड आ रहा है, आयरन नंबर आ रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर उससे वो वैलिडेट कर सकता है कि इनवॉइस नंबर ठीक है या इनवॉइस ठीक है या नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट गाइज कि आप कैरी करो, इनवॉइस कॉपी कैरी कर लो, पता लगे कि वहां पे जाके इनवॉइस मतलब कुछ इशू हो गया, ऑफिसर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी नई नई सब प्रोविजन एप्लीकेबल हो रही हैं, तो बेटर टू कैरी इनवॉइस कॉपी विद यू। आपका काम इजी होगा, ऑफिसर आपकी गाड़ी जल्दी छोड़ देगा जब तक 1 साल नहीं निकल जाता, बिकॉज अब ये नया प्रोविजन है, तो आप बेटर है कैरी करते। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सर्कुलर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और मैं आपको पहले इसकी कंडीशन बता देता हूं। आप जीएसटी में एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस कब क्लासिफाई करते हो? नंबर 1 सप्लायर होना चाहिए इंडिया में, रेसिपिएंट होना चाहिए इंडिया के बाहर, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए सर्विस का आउटसाइड इंडिया, पेमेंट आपको मिलनी चाहिए सप्लायर को इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, और लास्ट कंडीशन कि जो सप्लायर हैं और रेसिपिएंट हैं दीज आर नॉट merely establishments of a distinct person in accordance with explanation 1 in section 8। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है कि सप्लायर और रेसिपिएंट डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए। तो पहले समझते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब है और सेपरेट लीगल पर्सन का क्या मतलब है, समझते हैं। अब सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी का तो पैन एक ही है, अब इस पैन पे डिफरेंट जीएसटी नंबर हैं 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एक है हरियाणा में, एक है गुजरात में, एक है महाराष्ट्र में, एक है तमिलनाडु में, या एक तेलंगाना में, ऐसे ऐसे एक कर्नाटका में। तो एक पैन पर जब डिफरेंट जीएसटी नंबर ले लिए हैं डिफरेंट स्टेट में, या एक ही स्टेट में 2 नंबर ले लिए, हरियाणा में 1 ले लिया, हरियाणा में 2, दूसरा भी ले लिया डिफरेंट वर्टिकल के लिए, तो ये जो डिफरेंट जीएसटी नंबर है ना एक कंपनी के, एक पैन पर डिफरेंट जीएसटी नंबर डिफरेंट स्टेट्स में या सेम स्टेट में, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब ये जो कंपनी है, हालांकि ये जो हरियाणा वाला है, ये गुजरात वाला है, दीज आर सेपरेट पर्सन, इसकी जीएसटी रिटर्न अलग जाएंगी, गुजरात की अलग जाएंगी, ये सेपरेट पर्सन तो हैं, बट दीज आर डिस्टिंक्ट पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ जीएसटी, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, and these are merely establishment of a single company, these are merely establishment of a single company जिसका एक पैन है बट डिफरेंट जीएसटी नंबर है। तो इस कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आप कोई सप्लाई करते हो जिसका एक जीएसटी नंबर है और दूसरे जीएसटी नंबर पे आप सप्लाई करते हो, तो एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पर अगर कोई जा रहा है, मतलब एक ही पर्सन की कंपनी है, मतलब उसने क्या किया, एक इंडिया में बनाई हुई है और एक उनका लोकल एजेंट इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, या कोई ब्रांच है, तो अगर हम उनके साथ सप्लाई करेंगे तो उनको बोलेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर इंडिया में है
इंडिया में है तो एक जीएसटीएन और दूसरे जीएसटीएन को डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वो नहीं है, बट एक और दूसरे जीएसटीएन पे जा रहा है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानने के लिए तो आपको सारी कंडीशन चेक करनी है ना, कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में पैसा भी आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बात तो ये हुई डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब बता दिया। आप इंडिया में हो, आपकी कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया है या कोई एजेंसी है, उसके साथ आप सप्लाई कर रहे हो, तो दिस मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो इस केस में अगर कुछ सप्लाई की जा रही है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो कब माना जाएगा, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा था डिस्टिंक्ट पर्सन के। आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लास्ट कंडीशन को, फिफ्थ को, आपको होना चाहिए डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, सप्लायर और रेसिपिएंट को होना चाहिए सेपरेट लीगल पर्सन। अगर दोनों सेपरेट लीगल पर्सन है तो ये कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाइड और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब सेपरेट लीगल पर्सन का मतलब क्या है, अभी बताते हैं। सपोज करो एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उनकी एक कंपनी इंडिया में भी है और उनकी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, तो उनकी एक अलग से लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है, पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, और फॉरेन कंपनी कहां पे है, या ग्रुप कंपनी या होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर है। तो इस केस में जब कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड है, बाहर भी रजिस्टर्ड है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। तो इट मींस ये जो कंपनी इंडिया में और फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। बिकॉज जब आप छोटे बच्चे थे +1 में पढ़ते होंगे ना कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटीज, रिमेंबर फीचर्स ऑफ कंपनी, तो ये सेपरेट लीगल पर्सन हैं। तो इस केस में ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर ये आपस में कुछ करते हैं ट्रांजैक्शन, अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। इस पूरे सर्कुलर में यही लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा यहां से बता देता हूं। क्लैरिफिकेशन, in view of the above, it is clarified that a company incorporated in India and a body corporate incorporated by or under the law of a country outside India, which is also referred to as foreign company under Companies Act, are separate persons and are separate legal entities. Accordingly, these two separate persons would not be considered as merely establishment of a distinct person. मतलब इन दोनों को हम सेपरेट लीगल पर्सन बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे। देयरफॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ सब्सिडरी कंपनी या सिस्टर कंसर्न या ग्रुप कंसर्न एटसेट्रा ऑफ ए फॉरेन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट है इंडिया में अंडर कंपनीज एक्ट, और हम सर्विस किसको दे रहे हैं, टू द एस्टेब्लिशमेंट जो कि फॉरेन कंपनी है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में दीज वुड नॉट बी बार्ड बाय द कंडीशन वी जो हमने ऊपर डिस्कस करी, मतलब इनके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई मान ली जाएगी और इसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे, बिकॉज दीज आर नॉट मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, दीज आर सेपरेट लीगल पर्सन। सिमिलरली द सप्लाई फ्रॉम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया टू इट्स रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ आउटसाइड इंडिया, इसके लिए हम इनको मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे और दिस वुड क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और कंडीशन जो लास्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। सो आई बिलीव आपको वीडियो रेलेवेंट रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एफर्ट्स काफी लगते हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखा के लाइक करके आगे शेयर कर देना। टिल देन गुड बाय।